तो टॉपिक डालिएगा थर्मल स्टेबिलिटी। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर मेरी ना जो प्री बोर्ड का जो मैंने आपको बताया था उसकी डेट शीट आ गई है। ओके। सर मेरा जो केमिस्ट्री का एग्जाम है वो 11 अक्टूबर को है, 2 दिन की छुट्टी जी आगे। है। एंड मेरे एक्चुअली हमें अभी 3 चैप्टर्स या एटलीस्ट 2.5 चैप्टर्स करने हैं। सो मेरा ये। टू एंड हाफ चैप्टर में एक आपके पास बायोमोलिक्यूल्स है ना। यस सर। एंड बायोमोलिक्यूल्स है। उसके बाद अल्कोहल है। सर अराउंड इस चैप्टर में भी कितना टाइम लग जाएगा? तीन लोग। बस जल्दी हो जाएगा, अगले वीक में हो जाएगा ये कंप्लीट। सर अगर पॉसिबल हो तो एक्स्ट्रा क्लासेस लेके, क्योंकि अल्कोहल काफी बड़ा है मैंने देखा। हम्म। यस सर, इसलिए गया था। बायोमॉलिक्यूल्स तो मैं फिर भी इनऑर्गेनिक आई थिंक तो मैं कर आपकी लूंगा, बट एक्स्ट्रा अल्कोहल। क्लास पॉसिबिलिटी एक्स्ट्रा क्लास की है, मैं बता रहा हूँ आपको, एक्स्ट्रा क्लास हो जाएगी, लेकिन वो एक्स्ट्रा क्लास आई थिंक हाँ 29th से हो पाएगी एक्स्ट्रा क्लास आपकी। आपकी पेपर शुरू कब से है? तो 1 अक्टूबर। आंसर पहला फिजिक्स का है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा अच्छा। चलिए उससे पहले कोशिश करूंगा कि मैं चैप्टर हो जाए, ठीक है। बाकी हम थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर देंगे, ट्यूसडे और थर्सडे वाला जो है ओके सर। उसमें टाइम एक्सटेंड कर देंगे, उसका टेंशन नहीं लीजिए। थर्मल स्टेबिलिटी की जब बात करते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी जरा ध्यान से देखिएगा। दो तरीके से देखते हैं, दो तरीके से क्या, कोवलेंट के लिए क्या होता है और आयनिक के लिए क्या होता है, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जो थर्मल स्टेबिलिटी होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग हाइड्राइड पढ़ रहे थे ना, याद है आपको, लास्ट क्लास में हम लोग हाइड्राइड पढ़ रहे थे। तो बेसिकली उसी के थर्मल स्टेबिलिटी की बात हो रही थी। तो यहाँ पे दो केसेस बना दिया हूं मैं। फॉर कोवलेंट कंपाउंड, फॉर कोवलेंट कंपाउंड हम थर्मल स्टेबिलिटी कैसे मेजर करते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं, और फॉर आयनिक कंपाउंड हम थर्मल स्टेबिलिटी कैसे मेजर करते हैं या कंपेयर करते हैं, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड के बारे में तो पता ही है आपको। यस सर। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर कंपाउंड कोवलेंट है तो जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, सॉरी बॉन्ड एनर्जी होगी। क्या होगी? बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। और आयनिक होगा तो इसमें दो केसेस आता है, मोनो एटॉमिक अनायन के लिए, मोनो एटॉमिक, एक मिनट रुक जाइएगा, मोनो एटॉमिक अनायन, जैसे मान लीजिए F माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, O-2 हो गया, इनके लिए। और एक हो जाएगा आपका पॉली एटॉमिक के लिए, क्या हो जाएगा? पॉली एटॉमिक अनायन के लिए। तो बेसिकली हमें जो बस है कोवलेंट पढ़ना है, बस मैं ये लिखवा दे रहा हूँ ताकि याद रहे आपको। थर्मल स्टेबिलिटी यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी होता है, और यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। एज फॉर एग्जाम्पल फॉर पॉलीएटॉमिक वाला CO3-2 हो जाएगा, CO3-2। SO4-2 देखा होगा आपने, PO4-3 हो जाएगा। ये सारे एग्जाम्पल्स जो है आपके पॉलीएटॉमिक अनायन के हैं, ठीक है। और ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मोनोएटॉमिक अनायन के। तो मोनोएटॉमिक अनायन में क्या हो जाएगा? थर्मल स्टेबिलिटी लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और पॉलीएटॉमिक अनायन में थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी होता है। तो ये तो आयनिक बॉन्ड के लिए हो गया। हमारे पास यहाँ पे कौन सा है सिलेबस में? कोवलेंट कंपाउंड है। तो बेसिकली थर्मल स्टेबिलिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है। तो अगर आपको पूछता है हाइड्राइड, ठीक है, NH3 हो गया, PH3 हो गया, ASH3 हो गया, SbH3 हो गया, एंड BiH3 हो गया, इनमें सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसका होगा? बता सकते हैं आप इजीली? यस सर। किसका होगा? सर ये सारे आयनिक कंपाउंड्स है ना? आपको क्या लगता है, ये NH3 PH3 ये आयनिक है या नॉन कोवलेंट है? सर अनायनिक है क्योंकि वो 3 बॉन्ड शेयर कर रहा है ना। 3। अनायनिक क्या होता है?
देखिए दो टाइप का मैंने बताया, एक आयनिक और एक कोवलेंट। इसमें बताइए कोवलेंट और आयनिक में क्या है ये। अरे NH3 भाई, ये कोवलेंट होगा ना। हाइड्रोजन नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल, नॉन मेटल नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बनता है ना दिव्यम। यस सर। तो कोवलेंट बनता है बॉन्ड, तो कंपाउंड भी तो कोवलेंट होगा। यस तो सर। ये वाला लगेगा ना, सिलेबस में यही है, तो मैंने यही बोला आपसे। ये यस सर। NH3 में कैसा होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो होता है NH3 में। यस सर। यहाँ पे हो गया नाइट्रोजन, यहाँ पे 5 आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, यहाँ हाइड्रोजन एक आएगा, एक एक हाइड्रोजन लेके अपना एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब ये क्या करेगा, इससे शेयर करेगा, एक से शेयर कर लिया, इधर ये शेयर कर लिया, इधर ये शेयर कर लिया। हाइड्रोजन सेटिस्फाइड। अब किसको शेयर करना है, नाइट्रोजन का, तो 5 तो ऑलरेडी है इस पे। ठीक है, 6 7 और ये 8। तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवलेंट कंपाउंड ही तो है। यस सर। तो बताइए जरा, हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली विच मीन्स ग्रुप 15 एलिमेंट, सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसका होगा और सबसे कम थर्मल स्टेबिलिटी किसका होगा? सॉरी सर, फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका होगा, ये जो लिखा हूं इसमें, इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। बता सकते हैं सर दिव्यम ने? सर NH3 देन PH3 देन बिल्कुल AS। सही। एक बार डिसाइड कर लिया आपने कोवलेंट कंपाउंड है, तो ये ध्यान में रखिए, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। तो सबसे इजी कौन होगा बॉन्ड तोड़ना, जिसका साइज सबसे बड़ा होगा, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी NH3 में होगा, देन ये, तो ये हो जाएगा थर्मल स्टेबिलिटी का अरेंजमेंट। ठीक है, यस सर। चलिए इससे लिख लीजिए आप। यस सर, लिख लिया। चलिए स्लाइड चेंज करूँ। यस सर। इसके बाद अपने पास बात आती है बॉन्ड एंगल की। किसकी बात आती है? बॉन्ड एंगल की। तो जरा फटाफट बताइएगा, ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, आपके मेरे ख्याल से MCQs ही आएंगे, है ना? यस सर, ये पूरा पेपर MCQs का होगा। ओके। इनमें बॉन्ड एंगल डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल दो। हाँ। सर सब NH3 देन PH3 ASH3 एंड देन मतलब NH3। सबसे कम है NH3 का। नहीं, NH3 का ज्यादा ज्यादा होगा, किस बेस पे करते हैं सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ वैसे। NH3 का सबसे ज्यादा क्यों होगा? स्टेप 1 में देखिए दिव्यम, टेक हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। ठीक है, इफ हाइब्रिडाइजेशन सेम सेम हो जाए तो लोन पेयर चेक करिए। चेक लोन पेयर। लोन पेयर जो होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल होता है। क्लियर है? पहले हाइब्रिडाइजेशन इनमें निकालिएगा, सबका sp3 आएगा कि नहीं? हाँ सर।
सबका sp3 आ गया। अब लोन पेयर देखिएगा तो लोन पेयर सबका 1 है, एक एक लोन पेयर होगा। यस सर। इफ लोन पेयर सेम, अगर लोन पेयर सेम हो गया तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, ठीक है। ये स्टेप 2 में देख लेंगे। हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये दो तरीके से देखते हैं कि क्या तरीका क्या है, कि बॉन्ड एंगल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, और बॉन्ड एंगल जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। ठीक है, बात इतनी सी है कि हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे सबसे पहले सेंट्रल एटम की। तो सेंट्रल एटम में जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है, देखिए एन और H3, NH3 में सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन है कि नहीं। यस सर। और PH3 में क्या है, P है, लेकिन P जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन है। यहाँ क्या लिखा है, बॉन्ड एंगल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, तो सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। क्लियर है, यस सर। तो ये लिख लीजिए। और ये भी बताइए NH3 एंड NF3 में बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा। सर जो स्टेप 2 है वो क्या है? क्या क्या, सर स्टेप 2 जैसे आपने स्टेप 1 बताया ना, स्टेप 2 हाँ में। स्टेप 1 देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, टेक हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन निकाला आपने, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, ये स्टेप 2 लिख लीजिएगा। इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम देन चेक लोन पेयर which is inversely proportional to bond angle. Step 3, if lone pair is same then, ये वाला लिख लीजिएगा। और ये लास्ट में एक क्वेश्चन है आपके लिए, NH3 और NF3 में ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा। आपकी स्कूल तो ऑफ होगी जब पेपर होने वाला है प्री बोर्ड तो। सर एक्चुअली वो अभी ऑप्शनल में चल रहा है, तो ये कंफर्मेशन नहीं है कि ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। नहीं मतलब फिलहाल स्कूल आप ऑनलाइन ले रहे हैं या ऑफलाइन। सर स्कूल वैसे ऑनलाइन ले रहे हैं, बट वो कह रहे हैं कि अगर आपको प्रैक्टिकल्स करने हैं तो आप आ जाइए। जैसे CBSE रजिस्ट्रेशन के लिए वो बुला रहे हैं, तो आपको ऑफलाइन उस दिन आना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, गॉट इट। सर NH3 का NF3 से ज्यादा होगा? बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे सराउंडिंग एटम का देखिए, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करिएगा, सेम है, लोन पेयर सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आएंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल होता है, जबकि यहाँ पे सराउंडिंग एटम फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सराउंडिंग एटम का ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल होता है। क्लियर है। यस सर। जरा ये बताइए, PH3 PH4 पॉजिटिव, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है।
pH4 पॉजिटिव। pH4 पॉजिटिव, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, लेकिन लोन पेयर की बात करें तो यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ 0 है, और लोन पेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल होता है, तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, pH4 पॉजिटिव का। ठीक है, यस सर। तो इसमें ज्योमेट्री का फर्क नहीं पड़ता, जैसे वो टेट्राहेड्रल होगा देखिए और टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि ड्यू टू लोन पेयर यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। ओके सर। चलिए, एक मिनट रुक जाओ। हाँ दिव्यम, यस सर। तो चलिए, तो यहाँ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन खत्म होता है, अब अपने पास आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। जब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जिसे लिख लेते हैं हम लोग, बहुत आसान है, साथ साथ में आप भी लिखिएगा। ग्रुप 15 एलिमेंट्स फॉर्म्स E2O3 and E2O5 types of oxide। दूसरा आ जाता है बट नाइट्रोजन ऑल्सो फॉर्म्स, इसके साथ साथ और भी बनाता है ऑक्साइड्स, लोअर ऑक्साइड्स, NO या N2O, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल pi bonds। मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स का नोट्स भेजूंगा, हैंड रिटन है एकदम। आपके पास तो बायो है ना दिव्यम, यस सर। आपने बायोमोलिक्यूल्स तो पढ़ा होगा क्लास यस सर, 11th में। यस सर, वैसे मैंने पढ़ा है, बट मुझे नहीं आइडिया कि केमिस्ट्री में कितना है, क्योंकि अभी हमारे स्कूल में भी बायोमोलिक्यूल सेम जस्ट है, स्टार्ट हुआ है। मैं आपको नोट्स भेजूंगा। ओके ओके, मैं आपको सर वैसे भेजूंगा वो अभी है, बायोमोलिक्यूल्स, वैसे वो उसको रेडी चैप्टर करिएगा। टफ है, मुझे आइडिया नहीं है उसका। नहीं नहीं, आपको पूरे मतलब बायो वालों को बहुत इजी लगता है, बस रिएक्शन से वगैरह है वो भी बहुत आसान आसान। लिख लिया आपने, यस सर। चलिए अब देखिए अपने पास क्या आ जाता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ही पढ़ना होता है बेसिकली, यहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। मेहनत करना शुरू कर दीजिए, जितना मैंने कराया है सारी चीजें, डाउट्स वगैरह। पेपर कब तक चलेगा, बट सर 12 अक्टूबर। अच्छा 11 को केमिस्ट्री है, लास्ट पेपर केमिस्ट्री है क्या, नहीं सर, 12 को लास्ट इको है मेरा, इको एडिशनल है। ओके। यहाँ देखिए ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करते हैं तो सबसे पहला अपने पास आ जाता है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या आ जाता है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड।
जिसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, बचपन में पढ़ा होगा आपने। लाफिंग गैस कौन सा होता है? डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला N2O होता है, और जिसका स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं N डबल बॉन्ड N N, और ये ऐसे इससे लिख लीजिए। ठीक है, ये होता है डाइनाइट्रोजन गैस। अब इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं हम लोग, तो प्रिपरेशन कैसे करते हैं? अमोनियम नाइट्रेट को यूज करते हैं NH4NO3, और इसको जब हम लोग हीट करते हैं, हीट करते ही H2O निकलेगा। ठीक है, 4 हाइड्रोजन है तो कितना H2O निकल सकता है? 2H2O निकल सकता है। 2H2O निकल गया तो बचा क्या? 2 नाइट्रोजन, तो N2 और 2 ऑक्सीजन निकल गया तो N2O बचा कि नहीं? याद करने का जस्ट तरीका है कि अमोनियम नाइट्रोट को हीट किया तो H2O निकाला, तो 4 हाइड्रोजन है तो 2H2O बाहर निकल जाएगा। जब 2H2O निकल गया तो 4 हाइड्रोजन निकल गया, 2 ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन टोटल बचा कितना? एक बचा, क्योंकि 3 ऑक्सीजन, तो N2O3, N2O बच गया। ठीक है, तो ये इसका तरीका है याद करने का। इसका प्रिपरेशन भी लिख लीजिएगा, फटाफट लिखते जाइए, बहुत आसान है। यस लिखिए। अब देखिए, यहाँ पे पहला ऑक्साइड है डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, इसके बाद अपने पास क्या आ जाता है? निट्रिक ऑक्साइड आता है। ठीक है, क्या आता है? निट्रिक ऑक्साइड। निट्रिक ऑक्साइड बेसिकली नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होता है, NO होता है। ठीक है, NO में देखेंगे जब आप लोग, ठीक है, तो ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। ठीक है, क्या है? इट इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, या इट इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, यानी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी पे क्या होगा? ऑड नंबर में होगा। जैसे देखिए, नाइट्रोजन क्या करेगा? अपना बॉन्ड इससे बना लिया, तो ऑक्सीजन के पास टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो बचेगा बेसिकली। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पे NO का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, तो नाइट्रोजन क्या किया? अपने पास नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाइट्रोजन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके डबल बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन ने भी 2 बना लिया, तो नाइट्रोजन के पास बचा कितना? 3 इलेक्ट्रॉन बचा कि नहीं? दिव्यम, यस सर। 3 इलेक्ट्रॉन बचा, इसलिए ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है अपने पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जब बात करेंगे हम लोग, तो अपने पास क्या होता है? ये NO2 होता है। ठीक है, NO2 भी जो होता है आपका ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है। इट इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। अब ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल क्यों होता है? तो देखिए जरा, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, और ये पे क्या होगा? आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा O। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है इसके पास, ये 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, तो 2 से यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेता है, और 2 इलेक्ट्रॉन से ये क्या बनाता है? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। तो ये भी आपका क्या हो जाता है? आपका एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है। इसकी जब प्रिपरेशन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो प्रिपरेशन में क्या हो जाता है? अपने पास लेड नाइट्रेट यूज किया जाता है 2 PbNO3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे इसको हिट करते ही अपने पास निकल जाता है NO2। ठीक है, और ये 4NO2 निकलता है, और इसके साथ 2 PbO बाहर निकलता है। तो प्रिपरेशन में हमें बनाना क्या था? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इससे लिख लीजिए। हो गया? यस सर। चलिए, इसके बाद अपने पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बाद अपने पास आता है चौथा, है ना ये, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। क्या आता है? डाइनाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड।
तो ये क्या हो जाएगा, N2O3 जिसे कहते हैं डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिएगा। मैंने जब स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था तो मैंने बताया भी था ये एक एक्सेप्शन है, वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा दीजिएगा कि दो सेंट्रल एटम, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा, ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखा तो आपने AOA लगा दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली इस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। ये किसका स्ट्रक्चर जिस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है, NN होता है। ये डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड O होता है और ये डबल बॉन्ड O होता है। ठीक है, इस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है ये, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की जब बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, N2O4 आता है। क्या आता है, N2O4। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, N डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड नहीं बना लीजिएगा सीधे सीधे, क्योंकि वो ये शो करेगा कि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है और चौथा बॉन्ड इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, पांचवा के बाद छठा आ जाएगा अपने पास डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N2O5। और इसका स्ट्रक्चर वही वाले फॉर्मूले से होगा। ये डबल बॉन्ड, 3 बॉन्ड तो बना लिया, तो चौथा बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ये भी चौथा बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। सर एक बार पेंटॉक्साइड वाला फिर से समझा दीजिए। देखिए ये तो एक एक्सेप्शन था इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का डाइनाइट्रोजन का मतलब नाइट्रोजन तो, ऑक्सीजन 5। तो मैंने जब ऑक्सी एसिड्स पढ़ाया था तो दो सेंट्रल एटम में मैंने बताया था कि जब दो सेंट्रल एटम हो और ऑक्सीजन ऑड में हो या फिर ऑक्सीजन इवन में हो, यही बताया था ना, याद आ रहा है। यस सर। अब जब ऑड में होता है तो ये किस टाइप बनाता है, AOA टाइप बनाता है। इवन में होता है तो दो केस आया था, एक AA टाइप बनाता है और दूसरा क्या होता है, AOOA टाइप बनाता है, ये बताया था मैंने आपको। यस सर। तो बस देख लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन किस में, ऑड में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AOA, यानी सेंट्रल एटम NON हो जाएगा। यस और सर। यस। ऑक्सीजन दो इधर दे देंगे और दो इधर दे देंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन 4 बॉन्ड तो सिंपल सा बनाएगा नहीं, तो 3 तो बॉन्ड बनाएगा और चौथा क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ओके, यस सर, तो हो गया। वेरी गुड। अब देखिए अपने पास क्या आता है दिव्यम, यहाँ पे एक नोट डाल के पॉइंट लिखिएगा, नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो ये नेचर ऑफ ऑक्साइड की जब यहाँ बात करते हैं, ऑल ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर एक्सेप्ट CO, NO, N2O। ठीक है,
ये सारे के सारे न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, तीन ही ऑक्साइड हैं जो कि क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, इन्हें ध्यान में रखिएगा आप। न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया कि विच कैन नीदर रिएक्ट विद नॉर विथ यस सर, लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे बात आती है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक ऑक्साइड, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक ऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कैसे कंपेयर करते हैं कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा या कौन कम के एसिडिक होगा। ठीक है, एसिडिक का मतलब, एसिड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यही होता है ना। यस सर। और बेस का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहला स्टेप वन क्या है उसको ध्यान में रखिएगा हमेशा, कि आपका जो ऑक्सीडेशन ऑफ सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। जितना ज्यादा सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन ऑफ सेंट्रल एटम होगा, उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। और स्टेप टू, इन सपोज कि दो एटम का सेम ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, तो स्टेप टू में क्या होता है आपके पास, स्टेप टू में ये होता है कि साइज ऑफ सेंट्रल एटम दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। अगर इन केस ये बराबर हो गया स्ट्रेंथ वाली बात, तो साइज जो होगा सेंट्रल एटम का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक कैरेक्टर के। ये लिख लीजिए। और इसको कंपेयर करिए जरा, N2O, N2O3, N2O4, N2O5। हो हो गया दिव्यम। बस होने वाला। ओके। सर क्वेश्चन में एसिडिक कैरेक्टर बताना है सबका। हाँ, सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर कौन किसका होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता दीजिए। सर सबसे ज्यादा एसिडिक N2O5 होगा, देन N2O4, देन N2O3 एंड N2O। बिल्कुल सही लिख लिया। ये स्लाइड चेंज करो। सर बस एक सेकंड सर, एक पॉइंट है। यस सर, लिख लिया। यस सर, लिख लिया।
चलिए यहाँ आ जाएगा P4O6, P4O10, P4O8। बताइए जरा। फिर यहाँ पे P4O10 और N2O5, इनमें भी एसिडिक कैरेक्टर। हो गया। कर रहा हूँ। Sir, P4O10, then P4O8, and then P4O6. वेरी गुड। दूसरे वाले में So, P4O10 and N2O5, मैं दूसरे वाले के लिए श्योर नहीं होता। किसका ज्यादा होगा, N2O5 या P4O10? Sir, I think P4O10. जरा जो लिखवाया था मैं वो देखिएगा स्टेप 2 में। जब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम सेम हो जाएगा तो साइज ऑफ सेंट्रल एटम देखेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर है। Sir, जब दोनों का सेम आ गया ना, आपने ये कर दिया कि इसका भी कितना आया भाई, इसका भी आ गया +5, इसका भी कितना आ गया +5, यही आया था ना। yes, sir. तो +5 आ गया तो हम सेंट्रल एटम का साइज देखेंगे, साइज इसका छोटा है तो एसिडिक कैरेक्टर इसका ज्यादा है कि नहीं? Yes, sir. दो स्टेप है, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर। अगर दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आ गया तो साइज देख लेंगे, साइज जितनी छोटी होगी ऑक्सीडेशन वो उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर रखेगा। स्लाइड चेंज करूं? Yes, sir. दिव्यम, ओके। तो दिव्यम देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आता है, NO2 की बात जो होती है, ठीक है। NO2 बेसिकली डाइमेराइज कर लेता है, ठीक है। NO2 क्या कर लेता है, डाइमेराइज कर लेता है। उसी के बारे में एक पॉइंट है, NO2 हैज टेंडेंसी टू डाइमेराइज because NO2 is odd electron molecule due to the presence of odd number of valence electron. It is converted into a stable N2O4 with even number of electron. और से क्या हो जाएगा, जब डाइमराइज करेगा तो इवन हो जाएगा, तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे NO2 है, इसका 2 मोल आता है इसके पास, और ये डाइमराइज कर लेता है। डाइमराइज करते हैं तो क्या बोलते हैं, N2O4। क्या बोलते हैं,
N2O4, जिसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ऐसे होगा, डबल बॉन्ड हो, ऐसे हो जाएगा। हो गया। तो बस होना है। यस सर। ओके, तो यहाँ देखिए अपने पास आ गया, ये N2O4 पूछता है डाइमराइज क्यों करेगा, क्योंकि वो एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है, तो डाइमर के फॉर्म में ज्यादा इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है और उसमें ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये डाइमराइज कर देता है। अब यहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के कुछ कलर पूछता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे NO2 हो गया, N2O हो गया, आपके पास NO2 होगा, फिर N2O3 होगा, फिर आपके पास होगा N2O4 एंड देन N2O5। ठीक है, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि लास्ट वाले जो होते हैं ये दोनों के दोनों कलरलेस होते हैं, और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं यहाँ से भी। यानी इनमें देखेंगे NO2 और N2O3, ये जो NO2 होता है आपका बेसिकली ये ब्राउन गैस का होता है, और N2O3 जो होता है वो ब्लू सॉलिड का होता है। तो सर वो रिएक्शन के बाद ब्राउन गैस एंड ब्लू सॉलिड एज प्रोडक्ट हाँ, बनते हैं या वो नेचुरली ऐसे मिलते हैं? नहीं नहीं, इनका कलर कलर ही इसमें बनता है, जैसे ये NO2 जो होगा ब्राउन गैस का होगा, ये ब्लू सॉलिड टाइप का होगा N2O3। ठीक है, ये बाकी सब कलरलेस होते हैं। यस सर हो गया। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस की बात करेंगे। आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आता है? यस सर। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस की बात करेंगे तो वही बात करेंगे जो हमने किया है। ठीक है, एक तो अपने पास है P4O10, एक है अपने पास P4O8, और एक है अपने पास P4। इन तीनों का निकालिए, ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं? सर करके देखता हूँ ठीक है बनता है। सर हो कर जाएगा दिया। ये, बताओ? यस सर। सर कर दिया सर। एक 3D सी फिगर बनेगी ना? बताओ। सर एक 3D सी फिगर बनेगी ना? हाँ, पीछे से। लेकिन वही डायग्राम बना सकते हैं हम इजिली। इधर देखिए जरा, यहाँ पे क्या होता है कि जब सेंट्रल एटम ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, या तो 3 हो या फिर उससे बड़ा हो, ज्यादा हो, और आपका इंटीजर जो होना चाहिए कॉमन इंटीजर हो, तो आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। कैसा बनेगा साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्लियर है दिव्यम? यस सर। जब सेंट्रल एटम, यहाँ देखिए सेंट्रल एटम ग्रेटर देन 3 है, इक्वल टू हाँ 3 या सर। फिर ग्रेटर देन 3, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, 4 और 10 में कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं?
तो Yes, जब भी सेंट्रल एटम ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो और उसमें कॉमन इंटीजर होगा तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। तो सबसे पहले P4O6 की जब बात करते हैं हम लोग, तो P4O6 देखिए कैसे बनाएंगे। ये P लिख दिया मैंने, ये भी P कर दिया मैंने, ये इधर भी P और इधर भी क्या है, P है। ठीक है, अब देखिए O P4O10 बना रहे हैं सबसे पहले हम लोग। तो देखिए ऑक्सीजन को सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में POP लिंकेज, साइक्लिक स्ट्रक्चर में होता है ये, POP लिंकेज डाल देंगे। फिर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और फिर डबल बॉन्ड हो, और ये डबल बॉन्ड हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन काउंट करिए, 8 हुआ है, 8 ही ऑक्सीजन हुआ है, 10 करना है तो एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। हो गया कि नहीं, P4O10। yes, इनसे लिखिए P4O6 बनाइए, P4O8 बनाइए। हो गया दिव्यम। सर P4O8 बना लिया। P4O8 में POP लिंकेज देख लीजिए। P4O8 की जब बात करेंगे तो यहाँ भी क्या है, आपका कॉमन इंटीजर है, ऐसे बना लेगा, POP कर देंगे। POP दूसरा ऑक्सीजन हो गया, तीसरा ऑक्सीजन हो गया, चौथा ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, POP। ठीक है, तो 4 2 6 2 8 यही होगा ना, ऐसे ही बनाए क्या दिव्यम। Yes sir। चलिए इसे लिख लीजिए आप लोग। हो गया दिव्यम। yes sir। चलिए जरा P4O6 वाला भी कर लीजिए। P4O6 की बात करते हैं, यहाँ पे कॉमन इंटीजर और मोर देन इक्वल टू 3 सेंट्रल एटम है। तो P4O6 की बात करेंगे तो 1 2 3 4 तो यही हो गया, 5 ये जो POP लिंकेज है, और ये एक 6। POP का लिंकेज यही होगा, POP बॉन्ड यही होगा ना। Yes sir। चलिए yes sir बना लिया। वेरी गुड दिव्यम। चलिए अब हम लोग दूसरा करें, आगे बढ़े। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। No sir। चलिए अब देखिए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन करते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन जब करेंगे हम लोग, तो पेंटा हैलाइड और ट्राई हैलाइड बनाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल एलिमेंट्स कंबाइन विद हैलोजन। जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे के सारे क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। ग्रुप 15 की बात हो रही है बेसिकली, तो यहाँ पे ग्रुप 15 की जब बात होगी, ग्रुप 15 एलिमेंट्स फॉर्म टू टाइप्स ऑफ हैलाइड। दो टाइप का हैलाइड बनाता है, एक आ जाता है आपके पास ट्राई हैलाइड, और एक होता है आपके पास
पेंटाहेलाइड। क्या होता है? ट्राईहेलाइड एंड पेंटाहेलाइड। इन दोनों पॉइंट को लिख लीजिए। नाइट्रोजन के अलावा सारे ग्रुप 15 एलिमेंट पेंटाहेलाइड शो करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं करता है। तो यहाँ पे कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट भी लिखते चलेंगे हम लोग कि एक्सेप्ट नाइट्रोजन all elements forms pentahalide ठीक है। एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट फॉर्म्स पेंटाहेलाइड। ये पॉइंट्स हो जाए तो बताइएगा। हो गया दिव्यम? एक सेकंड सर। यस सर, हो गया। चलिए एक और पॉइंट लिखते हैं जो कि क्वेश्चन भी पूछ देता है उस पर, कि PCl5 is possible but NCl5 is not possible। बता सकते हैं क्यों होता है? दिव्यम बता सकते हैं या नहीं? सर आप एक बार बता दीजिए। आई थिंक बहुत डी आसान। ऑर्बिटल। हाँ डी ऑर्बिटल था। एग्जैक्टली। तो देख लीजिए यहाँ पे, हाँ PCl5 एग्जैक्ट पॉसिबल होता है बट NCl5 इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू absence of वैलेंस d ऑर्बिटल। वैलेंस d ऑर्बिटल के absence की वजह से NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, इन नाइट्रोजन। सो it cannot expand its octet beyond 4। हो गया दिव्यम? यस सर। दिव्यम डन? यस सर, हो गया। चलिए तो दिव्यम देखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपनी, ठीक है। ओनली नोन पेंटाहेलाइड ऑफ बिस्मथ इज BiF5। BiF5 ही रहता है। इट मीन्स
ये जो आपके BiCl5 हो गया, या फिर BiBr5 हो गया, या फिर BiF4 हो गया, इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, एक और पॉइंट लिख सकते हैं, PCl5 सर इसमें भी डी इज ऑर्बिटल ही होगा स्टेबल। रीजन, डी ऑर्बिटल। नहीं नहीं, ये तो बिस्मत होता है ना, अभी मैं बताऊंगा आपको। PCl5 इज स्टेबल, बट BiCl5 is unstable due to inert pair effect. Due to inert pair effect, the stability of +3 oxidation state is higher in B. दिव्यम हो गया। एक सेकंड सर। ओके, यस सर हो गया। तो बेसिकली यहाँ देखिए, जो फ्लोरीन होता है ना, वो मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो बेसिकली यहाँ पे इजीली बिस्मत का इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और यहाँ बॉन्ड बना लेता है BiF5। और यहाँ पे Cl उतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, तो इसका इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाता है। Br की बात करते हैं तो Br इसलिए नहीं होता क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है, और BiF4 भी एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीजें अनस्टेबल होती हैं इस वजह से। तो ये सारे पॉइंट्स लिख लिया आपने। यस सर लिख लिया। ठीक, चलिए जरा स्ट्रक्चर बनाते हैं कुछ। प्रैक्टिस ये HNO3 H4P2O5 H2S2O5 लिखिए। सर इनके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं ना। हाँ, स्ट्रक्चर बनाना है। हो गया आपका दिव्यम। सर HNO3 का कर दिया। सर H4P2O5 में POP बॉन्ड के साथ बनेगा ना। हाँ, तो बेसिकली यहाँ जब ऑड दिखा तो मैंने आपने क्या कर दिया, POP कर दिया।
अब ऑक्सीजन 4 बचा तो 2 इधर दे दिया, 2 इधर दे दिया। देखिए यहाँ पे ये डाई बेसिक ही होता है, एक एच इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, अगर आपने इसको ऐसे कर दिया ना दिव्यम कि यहाँ पी ओ पी बना लिया और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन दे दिया, चलिए ठीक है, और एच 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 इसके साथ लगा लिया, तो आपको रूल मैंने लिखवाया था कि ऑक्सीजन जब भी ये होगा तो सर 2 के आपकी बीच में आवाज आएगा तो क्रैक हो सिंगल रही है। बॉन्ड बनाएगा। दिव्यम, एम आई ऑडिबल? सर आपकी वैसे आप ऑडिबल है बट आप लैग कर रहे हैं, आपकी आवाज ज्यादा अच्छा क्रैक। अच्छा, अभी भी लैग कर रहा हूँ क्या? नो अभी सर। हो जाएगा सही। इस स्ट्रक्चर को बना लीजिए, एच एन ओ थ्री का स्ट्रक्चर कैसा बना होगा आपका? एन ओ एच, ये डबल बॉन्ड हो और ये अल्टरनेट। ठीक है, इससे बना लेती ना। चलिए। तो ये सल्फर वाला पे एक लोन पेयर आ रहा है क्या? H2SO5 में आपका ऐसा बना होगा SS, या फिर SOS डाल दिया आपने? सर एस एस के साथ किया। SS, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक लोन पेयर इस पे रह जाएगा। यस सर। वेरी गुड। तो दिव्यम यहाँ पे अपने पास जो है, हमने ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन तक कर लिया, सॉरी, हाँ, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन फॉर 15th ग्रुप एलिमेंट। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यस सर। आपने फजांस रूल पढ़ा है यस क्लास सर। 11th में? यस सर। तो उस पर मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको करिए फिर आगे करेंगे। इसको बेसिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक है, ये LiCl हो जाएगा, ये NaCl हो जाएगा, ये KCl हो जाएगा, ये RbCl हो जाएगा, ये CHCl हो जाएगा। एक कर लीजिए, बाकी घर से कर लीजिएगा। LiBr होगा, LiI होगा, FeCl2 होगा, FeCl3 होगा, PbCl2 होगा। क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद में करेंगे। BiCl5 होगा, 1, दिव्यम क्वेश्चन लिख लिया आपने? यस सर। तो पहला वाला कर लीजिए, बाकी 4 क्वेश्चन 5 आप घर से करके लगे। सर LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CHCl। तो बेसिकली यहाँ पे यही होता है कि साइज ऑफ केटायन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर होता है
और जो पोलराइजिंग पावर पीपी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर होता है। वहीं पे हम साइज ऑफ अनायन की बात करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी होती है, जो इजीली पोलराइज करता है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर। फिर चार्ज ऑन कैटायन की बात करें तो कैटायन पे जितना चार्ज होता है वो उतना छोटा होगा, which means directly proportional to polarizing power, directly proportional to covalent character। चार्ज ऑन अनायन की बात करें, जितना ज़्यादा अनायन का चार्ज होगा उतना ज़्यादा वो बड़ा होगा, उतना ज़्यादा वो पोलराइज होगा। पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर। तो इससे लिख लीजिए, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ये ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर, सेकंड 16th ग्रुप पढ़ेंगे। सर अगली क्लास अब सीधा ट्यूसडे को ही होगी? सर से बात करता हूँ मैं, ठीक है, फिर जैसा होगा मैं आपसे बताऊंगा, ठीक है। यस सर, क्योंकि फिर सर अगले ट्यूसडे को सर 28 हो जाएगा, देन फिर मतलब एक ही क्लास में ले पाऊंगा। ओके, मैं बात करता हूँ सर से, कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। यस सर।